गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग। जो भी जिस समय लेक्चर देख रहा है नाउ, इसके पिछले वाले वीडियो तक हमने काफ़ी सारे थ्योरेटिकल पार्ट्स को कंप्लीट कर लिया था। साथ ही साथ हमने एक एग्जांपल भी देख लिया था जिसमें हमने जनरल एंट्री करना सीखा था। आज हम उसी के आगे कंटिन्यू करेंगे और हमारा जो एग्जाम्पल सीरीज चल रहा है उसको हम कंटिन्यू करेंगे। और यहाँ पे हम सेकेंड एग्जाम्पल लेंगे। इस एग्जाम्पल में अब हम देखेंगे कि इसको हमने कल रीड किया था बट आज और वापस से रीड करते हैं एक बार और। Purchase of goods from Naveen of the list price of rupees 2000, he allowed 10% trade discount. Rupees 50 cash discount was also allowed for quick payment. Now इसका मतलब समझते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि देखिए, जो हिंदी मीडियम स्टूडेंट है वो एक बार हिंदी में समझ लेते हैं कि देखिए, नवीन से हमने माल खरीदा 2000 रुपये का, जिसकी लिस्ट प्राइस यानी कि एक तरीके की उसकी जो एमआरपी यानी कि डिसाइडेड प्राइस जो है वो है 2000 रुपये। लेकिन उन्होंने 10% ट्रेड डिस्काउंट दिया। अब ये डिस्काउंट किसी भी रीज़न से हो सकता है, चाहे हम बल्क में क्वांटिटी खरीद रहे हैं या फिर हमारे उसके साथ अच्छे संबंध है, तो किसी भी रीज़न की वजह से बिजनेस रिलेशन हमारे अच्छे हैं, तो इस वजह से 10% ट्रेड डिस्काउंट हमें मिला है। साथ ही साथ हमें 50 रुपये का डिस्काउंट आल्सो मिला है अगर हम उसका क्विक पेमेंट कर देते हैं, यानी कि हमने उसका पेमेंट भी उसी समय कर दिया था। तो ये एंट्री जो होगी वो कैश के थ्रू होगी, यानी कि कैश या बैंक अकाउंट को हमें करना पड़ेगा। तो एक अकाउंट जो हमारा होगा वो है बैंक अकाउंट और दूसरा है परचेज अकाउंट। ये दो अकाउंट हमें इफेक्ट में डालने हैं। परचेज हमारा एसेट अकाउंट है और चूँकि हम परचेज कर रहे हैं, बैंक अकाउंट चूँकि हमारा एसेट का अकाउंट है और चूँकि हम परचेज कर रहे हैं यानी कि बैंक से पैसा जाएगा, यानी कि बैंक यानी एसेट जो है रिड्यूस होगी। अब चूँकि एसेट रिड्यूस हो रही है, कमी आ रही है, इसलिए हम इसे क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। और परचेज हमारा एक्सपेंडिचर का अकाउंट है और एक्सपेंडिचर का अकाउंट हम डेबिट करते हैं। जब भी एक्सपेंडिचर में इंक्रीज होता है हम उसे डेबिट करते हैं। तो हमारी एंट्री क्या होगी, परचेज टू बैंक अकाउंट। नो परचेज के अंदर हम क्या अमाउंट लिखे, हम 2000 रुपये लिखे या 2000 में से 10% का ट्रेड डिस्काउंट घटा कर लिखे। तो हमें हमेशा परचेज में से जो ट्रेड डिस्काउंट हमारे पास आया है उसे रिड्यूस करके लिखना है, यानी हमें परचेज में लिखना है 1800। और बैंक के थ्रू हम पेमेंट कितना करेंगे, हम पेमेंट करेंगे 1750। अब सर 50 रुपये कहाँ गए, तो 50 रुपये हम डालेंगे टू डिस्काउंट रिसीव्ड और वहाँ चले जाएंगे 50। अगर आप देखोगे तो डेबिट में 1800 और क्रेडिट में भी 1800। इस तरीके से आपके टोटल अमाउंट जो है वो 1800 मैच हो जाएगा। डिस्काउंट रिसीव्ड को आपने क्रेडिट क्यों किया, अगर आपको ये जानना है तो आप इसे सिंपली समझ सकते हैं कि डिस्काउंट रिसीव्ड हमारी एक तरीके की इनकम है और चूंकि इनकम में इंक्रीज हो रहा है या इनकम है, इसलिए हम इसे क्रेडिट करेंगे। तो यहाँ पर हमने एक और एग्जाम्पल देखा। नाउ नेक्स्ट एग्जाम्पल की ओर बढ़ते हैं हम। अब इसमें क्या है, ये सिमिलर आ गया शायद, 1 मिनट और थोड़ा नीचे चलते हैं। गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड बाय वे ऑफ फ्री सैंपल रुपीज़ 1000, यानी हमने गुड्स को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया बाय वे ऑफ फ्री सैंपल, यानी फ्री में हमने बांट दिया 1000 रुपये के। नाउ इसमें हमें कौन से दो अकाउंट को इफेक्ट में डालना है, सबसे पहले ये डिसाइड करते हैं। अब चूंकि हमने गुड्स को डिस्ट्रीब्यूट किया था यानी कि हमने सेल नहीं किया है, दैट मीन्स हम यहाँ पे परचेज अकाउंट को डालेंगे इफेक्ट में। अब लोगों के मन में आ सकता है, एक क्वेश्चन आएगा कि सर ये एक्सपेंडिचर अकाउंट है तो हमें इसे क्या करना चाहिए, हमें इसे डेबिट करना चाहिए। बट नो, हमें इसे डेबिट नहीं करना चाहिए क्योंकि हमने गुड्स को डिस्ट्रीब्यूट किया है, गुड्स आ नहीं रहे हैं बल्कि गुड्स जा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमें इसे डेबिट नहीं करना है बल्कि हमें इसे क्रेडिट करना है। तो यहाँ पे हम इसे डेबिट को कट कर देंगे, हमें इसे करना है क्रेडिट। अब सर हम डेबिट किसे करें, तो देखिए फ्री सैंपल में बांटने का कुछ ना कुछ पर्पज़ होता है, चाहे फिर वो हम या तो हम हमारे दुकान का उद्घाटन वगैरह कर रहे हैं या कुछ हमें लोगों को हमारे जो प्रोडक्ट है उसकी तरफ अट्रैक्ट करना है, आकर्षित करना है। अब ये अगर हम कर रहे हैं इसका मतलब ये है कि हम एडवर्टाइज़ कर रहे हैं। अब चूंकि अगर हम एडवर्टाइज़ कर रहे हैं तो हम इसे किस में डालेंगे, हम इसे डालेंगे एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर में। अब इसे नाम से ही लग रहा है कि ये एक एक्सपेंडिचर अकाउंट है और एक्सपेंडिचर अकाउंट होने की वजह से इसे डेबिट किया जाएगा। अब परचेज हो गया और एडवर्टाइजमेंट हो गया, अब हमें इसकी एंट्री कर देनी है। अब डेबिट कौन होगा, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस, तो यहाँ लिख देंगे एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। और अगर हमें नरेशन भी लिखना है तो हम नरेशन में लिख सकते हैं बीइंग गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड बाय वे ऑफ फ्री सैंपल, और अमाउंट आप लिखे तो लिख दीजिए, नहीं तो इतना आप लिख सकते हैं, यानी कि बीइंग गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड बाय वे ऑफ फ्री सैंपल। अमाउंट क्या जाएगा यहाँ पे 1000 रुपीज़, 1000 डेबिट 1000 क्रेडिट। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल में। ये एग्जाम्पल है
कि एन कस्टमर बिकम इंसॉल्वेंट एंड कुड पे ओनली 50% अमाउंट ड्यू फ्रॉम हिम, ₹6,000 इज ड्यू फ्रॉम हिम। यानी देखिए, मैं जो यहाँ पे एंट्रीज ले रहा हूँ वो यहाँ पे कुछ स्पेशल एंट्रीज ले रहा हूँ। आपको खुद से जो आपकी बुक्स वगैरह में एग्जांपल्स दिए हुए हैं, अगर आपके पास बुक्स वगैरह नहीं है तो आप क्लास 11th की जो NCERT की बुक है उसमें से आप एग्जांपल्स कर सकते हैं, उसके क्वेश्चंस आप वापस से रिपीट कर सकते हैं। अब यहाँ पे मैं जो एग्जांपल ले रहा हूँ ये आप देख सकते हैं कि मैं थोड़े से हाई टाइप के ले रहा हूँ, जिसमें थोड़े से एक्स्ट्रा जो अलग है वो ले रहा हूँ। ठीक है, मैं सेल ऑफ गुड्स, परचेज ऑफ गुड्स, पेमेंट किया या पेमेंट लिया, इस तरीके के अकाउंट की एंट्रीज कराना नहीं सिखा रहा हूँ। उसका रीज़न है कि वो काफ़ी सिंपल है और आप आसानी से कर सकते हैं। यहाँ पे मैं कुछ डिफ़िकल्ट वन जो ले रहा हूँ ताकि एग्ज़ाम में भी अगर ये क्वेश्चंस आते हैं तब आप कर सकें। अब यहाँ पे है एन कस्टमर बिकम इंसॉल्वेंट एंड कुड पे ओनली 50% अमाउंट ड्यू फ्रॉम हिम, 6,000 इज ड्यू फ्रॉम हिम। अब ये जब एग्ज़ाम में आएगा तब तक आपको नहीं पता होगा कि आपको कौन सा दो अकाउंट इफेक्ट में डालना है। आपको एक चीज़ तो समझ में आ रहा होगा कि हमें 6,000 रुपये में से 50% यानी कि 3,000 रुपये मिले हैं। यहाँ पे ये चीज़ तो है। अब अगर हमें 3,000 रुपये मिले हैं फ्रॉम इन कस्टमर, इसका मतलब ये हो गया कि हमारे पास बैंक, एक तो ये हो गया, और दूसरा हमें चूँकि कस्टमर का नाम नहीं दिया हुआ है, हमें कस्टमर को जो है क्रेडिट करना है। तो हमारे पास दोनों चीज़ें हो गई कि एक तो हमें बैंक को डेबिट करना है और दूसरा कस्टमर को क्रेडिट करना है। इसको हम क्रेडिट करेंगे और बैंक को डेबिट करेंगे। बट सर, क्योंकि हमारे पास 6,000 रुपीज़ थे, हम उसे मांगते थे और वो हमें केवल 50% ही देगा, क्या 50% वो आगे देगा? तो यहाँ पे ये जो वर्ड लिखा हुआ है इंसॉल्वेंट, इसका मतलब है कि अब उसकी संपत्ति और लाइबिलिटी जीरो हो चुकी है, यानी कि अब उसकी संपत्तियाँ है नहीं, और जो संपत्तियाँ है उससे वो केवल 3,000 रुपये ही पे कर सकता है। आगे आने के अब चांसेस है ही नहीं, बिल्कुल डूब चुके हैं। अब अगर जैसे मैंने आपको हिंदी में बोला कि वो डूब चुके हैं, इसे बोला जाता है बैड डेट्स, यानी कि डूबत ऋण खाता, बैड डेट्स। अब चूंकि ये बैड डेट्स है, ये क्या है? ये हमारा एक तरीके का एक्सपेंडिचर है, और चूंकि ये एक्सपेंडिचर है, ये क्या होगा? डेबिट होगा, और हमारा कस्टमर का अकाउंट वापस से क्रेडिट होगा इस, और ये दोनों अमाउंट हो जाएंगे 6,000। चलिए इसकी एंट्री करके देखते हैं ताकि आपको और अच्छे से क्लियरली समझ में आए। सबसे पहले हमें डेबिट करना है, तो यानी कि बैंक अकाउंट डेबिट। अब बैंक में कितना पैसा आ रहा है? 3,000। बैड डेट्स अकाउंट डेबिट, यहाँ कितना रुपया जाएगा? यहाँ जाएगा 3,000, यानी 3,000 रुपये अब हमें कभी रिसीव नहीं होने वाले हैं। अब अगर हमारे पास कस्टमर का नाम है तो ठीक है, नहीं तो हम सीधा लिख देंगे कस्टमर अकाउंट, और यहाँ लिख देंगे 6,000। अब आप देख सकते हैं 3,000 डेबिट हुए और 6,000 डेबिट हुए और 6,000 ही क्रेडिट हुए। चलिए बढ़ते हैं वन मोर एग्जाम्पल की ओर। अब आते हैं अलग। फर्नीचर परचेज ₹6,000 एंड वेजेज पेड फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ फर्नीचर इज ₹600। 6,000 का फर्नीचर खरीदा और साथ ही साथ हमने उस फर्नीचर को इंस्टॉल करने के लिए, क्योंकि हमसे इंस्टॉल नहीं हो सकता था, उसमें कुछ स्पेशल मशीनरीज वगैरह का यूज़ होता था, तो इसीलिए हमने वेजेज पे किया है 6,000 पे 600 रुपीज़ का। नाउ इसकी हमें एंट्री करनी है, जनरल एंट्री करनी है। किस तरीके से होगी? तो यहाँ पे सबसे पहले आपको ये सोचना होगा कि क्या ये परचेज अकाउंट में जाएगा। तो मैंने आपको पहले भी काफ़ी बार समझाया हुआ है कि परचेज अकाउंट में केवल और केवल जो बिज़नेस के लिए हम गुड्स खरीदते हैं, केवल वही परचेज में जाता है। लेकिन अगर हम कोई सामान खरीद रहे हैं जो हमारी एसेट है, या कुछ ऐसा खरीद रहे हैं जो हमारे स्टॉक से रिलेटेड नहीं है, हमारे बिजनेस से रिलेटेड नहीं है, मतलब बिजनेस से रिलेटेड है लेकिन हम उसका बिजनेस नहीं करते, मेन बिजनेस वो नहीं है, तब वो परचेज नहीं जाएगा, बल्कि वो एसेट के अंदर जाएगा। तो यहाँ पे हम किस में डालेंगे? फर्नीचर। अब फर्नीचर चूँकि एसेट है और इसमें इंक्रीज हो रहा है, तो हम इसे डेबिट करेंगे। और दूसरा, हम चूँकि बैंक से खरीदेंगे तो बैंक को हम क्रेडिट कर देंगे, क्योंकि उससे पेमेंट करेंगे वो रिड्यूस होगा। लेकिन यहाँ पे आता है एक नया दूसरा जो जनरल एंट्री का दूसरा जो एस्पेक्ट है कि ये जो वेजेज है इसे हम क्या करेंगे। तो आपके मन में आएगा कि सर वेजेज एक्सपेंडिचर है, तो यहाँ डाल देते हैं वेजेज, चूँकि एक्सपेंडिचर ये डेबिट हो जाएगा और ये जो बैंक है उसे हम क्रेडिट कर देंगे, हो गया काम। यहाँ पे ऐसा नहीं होगा। जिस तरीके से अगर आप कोई एसेट खरीदते हैं तो वो परचेज अकाउंट में ना जा करके फर्नीचर अकाउंट में जा रही है, इसीलिए अगर कोई वेजेज जो कि डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल है फर्नीचर या किसी एसेट के ऊपर, उसे आप किसी भी चीज़ में नहीं डालेंगे, उसे वेजेज में नहीं डालेंगे, उसे आप उस एसेट के अंदर ही डालेंगे। यानी यहाँ ये वेजेज डेबिट नहीं होगा, बल्कि यहाँ पर भी डेबिट क्या होगा? फर्नीचर ही होगा। ठीक है। अब यहाँ पे ये जो चीज़ आई है कि सर फर्नीचर क्यों डेबिट होगा? क्योंकि आपने जो 600 पे किए हैं, या आपका एक्सपेंडिचर
ऑफकोर्स है, लेकिन ये एक्सपेंडिचर आपने फर्नीचर के ऊपर किया है, इसीलिए यहाँ पर भी फर्नीचर जो है वो डेबिट होगा। तो अगर आप चाहे तो 2 एंट्री कर सकते हैं और चाहे तो एक एंट्री भी कर सकते हैं, और वो एक एंट्री है फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू बैंक। यहाँ आ जाएगा 6600 और यहाँ पे भी आ जाएगा 6600, और आप यहाँ पे जनरल एंट्री लिख सकते हैं बीइंग फर्नीचर परचेज एंड वेजेज पेड फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ फर्नीचर। नाउ इस तरीके से आप इसका नरेशन लिख सकते हैं। तो यहाँ पे आपकी जनरल एंट्री हो गई, आपको 6600 को फर्नीचर अकाउंट में डेबिट करना है। उसके बाद बात करते हैं इन्वेस्टमेंट सोल्ड एट ₹75,000 विथ प्रॉफिट ऑफ ₹15,000। चलिए अब इसकी बात करते हैं। इन्वेस्टमेंट हमारी एसेट है, वो कम हो रही है, हमें इन्वेस्टमेंट को क्रेडिट करना है। दूसरी बात, 75,000 रुपये आ रहे हैं, तो ये हमें डेबिट करना है। क्या इन्वेस्टमेंट जो क्रेडिट होगी वो 75,000 से होगी, ये वापस से हमें सोचना चाहिए, क्योंकि बैंक में पैसा तो 75,000 आ रहा है, तो उसमें डेबिट तो हमें 75,000 ही करना है। बट देखिए, अब हम इसको थोड़ा सा एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। मान लीजिए कि ये आपकी एसेट है। अब ये जो इन्वेस्टमेंट है, इस तरीके से आपने लिखा हुआ है इन्वेस्टमेंट, और अमाउंट जो है वो लिखा हुआ है कितना, यहाँ पे क्या 75,000 रुपये लिखे हुए हैं। तो अगर आप इस वाक्य को पूरा पढ़ेंगे, इस सेंटेंस को अगर आप पढ़ेंगे, तो यहाँ आपको समझ में आएगा कि इन्वेस्टमेंट आपने बेची भले ही 75,000 में है, लेकिन उसमें से 15,000 रुपये आपके प्रॉफिट के हैं। इसका मतलब क्या है कि इन्वेस्टमेंट की जो कॉस्ट है वो 60,000 रुपये ही है। अब चूंकि अगर आपको इन्वेस्टमेंट को ख़त्म करना है, चूंकि इन्वेस्टमेंट पूरी चली जाएगी, तब भी केवल 60,000 रुपये ही लिखेंगे, क्योंकि अगर आप इन्वेस्टमेंट को 75,000 रुपये लिख देते हैं, जैसे आप इस एंट्री में इन्वेस्टमेंट जो है आपकी, चूंकि आप कहते हैं कि नहीं 75,000 रुपये लिखूंगा मैं नहीं मानूंगा, और 75,000 रुपये लिख देते हैं, तो 60 तो यहाँ से चली जाएगी। अब चूंकि आपने क्रेडिट कर दिया है, यानी कि इस साइड ये डेबिट साइड है और ये क्रेडिट साइड है, तो यहाँ पे इस साइड आ जाएगी इन्वेस्टमेंट बैलेंस के अंदर, और बैलेंस में इस साइड आकर के यहाँ पे 15,000 दिखाने लग जाएंगे। फिर आप इसका क्या करोगे, तो ये गलत अकाउंटिंग हो जाएगी। इसकी सही अकाउंटिंग क्या होगी कि आप 60,000 रुपये तो इसमें डालो, और 15,000 रुपये जो आपने प्रॉफिट कमाया है, एक तरीके की इनकम हो गई, तो उसे भी आप प्रॉफिट के अंदर डाल दो, यानी आप उसमें क्या लिखो, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट। तो यहाँ पे हम इसको इसी तरीके से एंट्री करते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे इन्वेस्टमेंट, नहीं ये होगा हमारा गलत चीज़। सबसे पहले लिखेंगे हम बैंक अकाउंट डेबिट, यह आएगा हमारा 75,000 से, 75,000 से। उसके बाद लिखेंगे टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट, और उसके बाद लिखेंगे टू प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट अकाउंट। तो यहाँ चला जाएगा 60,000 और यहाँ आ जाएगा 15,000। अब ये 15,000 हमें जो है क्या बता रहा है, प्रॉफिट या हमारी रेवेन्यू को जनरेट बता रहा है कि ये जो 15,000 रुपये हैं ये आपका प्रॉफिट है। अब इस प्रॉफिट को आप बाद में एक साथ करेंगे, जब हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट स्टेटमेंट बनाना सीखेंगे जो आपके इस कोर्स में है, तब हम समझेंगे कि ये क्या है। उसके बाद है कि ए रनिंग बिजनेस वाज परचेज विद फॉलोइंग एसेट एंड लाइबिलिटीज़, यानी हमने क्या किया, इस बार हमने पूरा का पूरा बिजनेस ही खरीद लिया जिसमें ये सारी एसेट और सारी लाइबिलिटीज़ दी हुई थी। तो इसकी एंट्री कर लेते हैं। अब हमने क्या क्या लिया है, हमने लिया है कैश लिया है, हमने ज़मीन ली है लैंड, उसके अलावा हमने फर्नीचर लिया है, हमने स्टॉक लिया है, हमने बैंक ओवरड्राफ्ट लिया है और हमने क्रेडिटर लिया है। अब इसकी एंट्री कैसे होगी, तो जो जो एसेट है चूँकि वो आ रही है या वो इंक्रीज हो रही है, तो हम इसे डेबिट करेंगे, और जो जो लाइबिलिटीज़ है हम उसे क्रेडिट करेंगे। तो सबसे पहले हमारी एसेट कौन कौन सी है, कैश, लैंड, फर्नीचर, स्टॉक, और क्रेडिट किसे करेंगे, टू क्रेडिटर्स, टू बैंक ओवरड्राफ्ट। तो यहाँ लिख देंगे हम 2,000, यहाँ लिख देंगे हम 6,000, और यहाँ लिखेंगे हम 1,000, 2,000, और यहाँ हम लिखेंगे 1,000, 2,000। अब अगर हम इसका टोटल करेंगे तो ये निकल के आता है 3, और ये निकल के आता है 6 2 8 और 3 11, तो यानी इन दोनों का डिफरेंस है 8,000। अब उस 8,000 के डिफरेंस को हम कहाँ डालें, तो ये 8,000 रुपीज़ वो पेमेंट करेगा, यानी कि अगर हम पूरा बिजनेस ले रहे हैं तो बाकी अगर हमने एसेट ज़्यादा ली है, लाइबिलिटीज़ कम ली है, दैट मीन्स हम 8,000 पेमेंट करेंगे। तो ये पेमेंट जाएगा टू कैपिटल के अंदर, और ये चला जाएगा 8,000 रुपीज़। अब ऐसा क्यों किया, क्योंकि ये 8,000 एक तरीके की कैपिटल ही तो ही, क्योंकि आप उस बिजनेसमैन को पे करोगे जिससे आपने पेमेंट किया है। सिमिलरली जब वो अपना बिजनेस इस तरीके से बेच रहा होगा, वो इसकी रिवर्स एंट्री कर देगा, उसके लिए क्योंकि क्रेडिटर और बैंक ओवरड्राफ्ट खत्म हो रहे होंगे, इसलिए वो इसे को डेबिट करेगा, और कैश लेन इनको सबको क्रेडिट करके
कैपिटल को डेबिट कर देगा और 6000 रुपीज़ अपने पास रख लेगा। तो ये एंट्री जब आप इस बिज़नेस को बेचोगे तब आप ये कर सकते हो। अब इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट अकाउंटिंग इक्वेशन पे। नाउ अकाउंटिंग इक्वेशन क्या है हमारी, उसे समझते हैं। तो देखिए, डबल एंट्री सिस्टम में हम हर एक एंट्री को 2 बार लिखते हैं, ठीक है। हर एक एंट्री जो हमारी वो 2 टाइम होती है, एक होता है डेबिट और एक होता है क्रेडिट। डेबिट साइड में क्या आते हैं, डेबिट साइड में आती है बिजनेस की एसेट, यानी कि जिससे बिजनेस के पैसा लेना है या बिजनेस को फ्यूचर में बेनिफिट मिलने वाला है। क्रेडिट में क्या आता है, लाइबिलिटीज, यानी जिसे भविष्य में बिजनेस को पैसा देना है या फिर बिजनेस के ऊपर एक तरीके का दायित्व है कि कल को जाकर के बिजनेस को चुकाना पड़ेगा, ठीक है। एसेट का मतलब हमें फ्यूचर में बेनिफिट मिलेगा, चाहे हमें पेमेंट मिले चाहे हमें कुछ और बेनिफिट मिले। लाइबिलिटी का मतलब होगा कि हमें पेमेंट देना पड़ेगा, ठीक है। अब लाइबिलिटी को हम फर्दर 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। क्या, एक होता है लाइबिलिटी और दूसरा होता है हमारा कैपिटल, जो हमारी खुद की फंड होती है। क्योंकि बिजनेस के लिए तो ये लाइबिलिटी है बट हमारे लिए एक कैपिटल है, तो हम इसे 2 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। ये होता है एक्सटर्नल और ये होता है इंटरनल लाइबिलिटी, कि बिजनेस हमारे अपने खुद के ही मालिक से ही जो है पैसे देना लेना रहा। तो यहाँ पे हम इसे 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। अब अगर हम कहें कि एसेट इज इक्वल टू लाइबिलिटी, तो वो गलत तो होगा नहीं, क्योंकि डेबिट और क्रेडिट बराबर होते हैं। तो एसेट इज इक्वल टू लाइबिलिटी हमें लिखना चाहिए। और दूसरी बात हम लिख सकते हैं कि एसेट इज इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल, ये भी एकदम सही होगा। तो ये होता है अकाउंटिंग इक्वेशन, और इसके ऊपर कुछ और क्वेश्चंस जो है हम किसी और दिन एग्जांपल्स में करेंगे। कल हम नया टॉपिक या नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं कॉल्ड लेजर्स, तो इसको एक बार पढ़ लीजिएगा। उसके साथ ही आज का लेक्चर यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग अस। गुड डे, गुड बाय।